इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। मैं इस रोबोट को सही कर सकता हूँ। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इसे फिर से जिंदा कर दूंगा। क्या कहा तूने भिखारी? तेरी औकात है इसे ठीक करने की? इस ठीक करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो गए। हमने इसमें 500 करोड़ लगाकर दिन रात एक करके भी हम इसे ठीक से नहीं बना पाए। तू तो किस खेत की मूली है? साल 2026 का भारत, आसमान को छूती इमारतें और हर तरफ होलोग्राम के विज्ञापन। इस शहर के बीचों बीच एक विशाल काली इमारत थी जिसका नाम था सिंटेक्स रोबोटिक्स। ये देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी के सीईओ मिस्टर आर्यन खन्ना अपने कॉन्फ्रेंस रूम में पसीने से तरबतर खड़े थे। उनके सामने कांच की दीवार के उस पार प्रोजेक्ट जीरो खड़ा था। यह एक रोबोट था जिसे बनाने में पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसे इंसानों की तरह चलना, सोचना और काम करना था। लेकिन आज लॉन्च का दिन था और नतीजा तबाही वाला था। जैसे ही मुख्य इंजीनियर ने रोबोट को ऑन किया, उसकी आंखों में लाल बत्ती जली। वह सीधा खड़ा होने के बजाय कांपने लगा। उसकी हाइड्रोलिक बाहें बेकाबू होकर घूमने लगीं। इसे बंद करो! आर्यन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोबोट ने पास रखे कंट्रोल पैनल पर एक जोरदार मुक्का मारा। चिंगारियां निकलीं और कांच की दीवार चटक गई। वह रोबोट एक रक्षक नहीं बल्कि एक पागल लोहे का दानव लग रहा था। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। आर्यन खन्ना अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इन्वेस्टर्स का दबाव, मीडिया के सवाल और करोड़ों का नुकसान, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। गुस्से में आर्यन लैब के अंदर गए। उन्होंने पास रखा एक भारी हथौड़ा उठाया और पागलों की तरह उस रोबोट पर वार करने लगे। बेकार है ये, सब बेकार है। आर्यन चिल्लाए, इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। उन्होंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया, इस कचरे को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो। इसे कंपनी के पीछे वाले डंपिंग ग्राउंड, कूड़ा घर में फिकवा दो। मुझे इसका एक पुर्जा भी नहीं देखना। उसी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिंटेक्स टावर के पीछे शहर का सबसे बड़ा कूड़ा घर था, जहां शहर भर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका जाता था। वहां की बदबू और गंदगी के बीच 12 साल का एक लड़का छोटू अपनी पुरानी फटी हुई बोरी लेकर घूम रहा था। छोटू के पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही कोई स्कूल था। उसका स्कूल यह कचरा था। वह बचपन से टूटे हुए रेडियो, फेंके गए फोन और जल चुकी मोटरों से खेलता था। उसमें एक अजीब कुदरती हुनर था। वह मशीन की आवाज सुनकर बता देता था कि खराबी कहाँ है। वह तारों को ऐसे जोड़ता था जैसे कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा हो। बारिश में भीगते हुए छोटू की नजर एक विशाल धातु के ढेर पर पड़ी। वह प्रोजेक्ट जीरो था, जो कीचड़ में आधा ढंसा हुआ था। आम इंसान के लिए वह टूटा हुआ कबाड़ था, लेकिन छोटू की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से रोबोट के पास गया। उसने रोबोट के सीने पर हाथ रखा। मशीन ठंडी थी, लेकिन छोटू को लगा जैसे उसके अंदर अभी भी दिल धड़क रहा है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला। उसने रोबोट के पीछे का पैनल खोला। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। इतनी जटिल वायरिंग उसने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी तीखी नजर ने कुछ पकड़ा। एक बहुत ही बारीक तार जो सेंसर से जुड़ा था, वह अपनी जगह से हल्का सा खिसका हुआ था, और एक गियर जो संतुलन बनाने के लिए था, वह उल्टा लगा हुआ था। इन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया, पर इसे महसूस नहीं किया। छोटू जानता था कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसे बड़े औजार चाहिए थे और बिजली चाहिए थी। उसने इधर उधर देखा। बारिश तेज हो रही थी। उसने एक फैसला लिया। वह उस भारी भरकम रोबोट को, जो अब निष्क्रिय था और घिसटा जा सकता था, रोबोट को खींचने लगा। उसने पूरी रात लगा दी। उस भारी मशीन को इंच इंच करके घसीटते हुए वह सुबह तक सिंटेक्स कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंच गया। वह कीचड़ से सना हुआ था, उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। सुबह के 8 बज रहे थे। कंपनी के गार्ड्स ने देखा कि एक गंदा सा भिखारी बच्चा उनके करोड़ों के अब कचरा बन चुके रोबोट को गेट पर खड़ा करके हाँफ रहा है। गार्ड्स उसे भगाने के लिए डंडे लेकर दौड़े।
पागल है क्या? यहाँ कबाड़ बेचने आया है? तभी एक काली कार वहां रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर आर्यन खन्ना बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। छोटू ने गार्ड्स को धक्का दिया और चिल्लाया, साहब! ये कबाड़ नहीं है, ये जिंदा है। बस इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे औजार दो, मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। आर्यन ने उस बच्चे को देखा। आर्यन खन्ना ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले। उनके महंगे जूतों पर कीचड़ के छींटे पड़े, लेकिन उनका ध्यान उस बच्चे पर था। क्या कहा तुमने? क्या कहा तूने? आर्यन की आवाज भारी और सख्त थी। छोटू, जो ठंड से कांप रहा था, सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। साहब, आपके इंजीनियरों ने इसे दिमाग से बनाया है, दिल से नहीं। इसमें एक संतुलन की कमी है जो मैं ठीक कर सकता हूं। बस मुझे एक मौका और कुछ औजार चाहिए। पीछे से कंपनी के मुख्य इंजीनियर मिस्टर वर्मा और उनकी टीम भी आ गई। उन्होंने छोटू को देखा और जोर से हंस पड़े। मिस्टर खन्ना, वर्मा ने व्यंग्य से कहा, अब हम इस सड़क छाप भिखारी की बात सुनेंगे। हमने MIT और IIT से डिग्रियां ली हैं, सालों रिसर्च की है। जो मशीन हम ठीक नहीं कर पाए, वो यह अनपढ़ कचरा बीनने वाला ठीक करेगा? यह मजाक है। दूसरे इंजीनियर ने भी ताना मारा, अरे, इसे लगता होगा कि यह कोई पुराना रेडियो है जिसे ठोक पीट कर चला देगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आर्यन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और उस बच्चे की आंखों में वह जिद थी जो कभी आर्यन में हुआ करती थी। आर्यन ने कहा, अंदर आने दो इसे। लेकिन सर, वर्मा ने विरोध करना चाहा। मैंने कहा, इसे अंदर ले आओ और जो औजार ये मांगे इसे दे दो। वैसे भी वो मशीन अब कचरा है, ये उसे और कितना ही खराब कर लेगा। आर्यन ने फैसला सुना दिया। छोटू को उस हाईटेक लैब में ले जाया गया। चारों तरफ सफेद रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीन और AC की ठंडक थी। छोटू वहां एक काले धब्बे जैसा लग रहा था। इंजीनियर्स ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए पुराने और भारी औजार दिए। वे कोने में खड़े होकर हंस रहे थे, अपने फोन पर वीडियो बना रहे थे ताकि सोशल मीडिया पर डाल सकें। सिंटेक्स का नया वैज्ञानिक, एक कूड़ा बीनने वाला। छोटू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने रोबोट के पास जाकर अपनी आंखें बंद की। उसने मशीन पर हाथ फेरा। वह उसके ढांचे को समझ रहा था। फिर उसने काम शुरू किया। उसने सबसे पहले वो हिस्से खोले जिन्हें इंजीनियर्स ने परफेक्ट मानकर सील कर दिया था। उसने देखा कि रोबोट के जोड़ों में जो ग्रीस इस्तेमाल हुआ था वह बहुत गाढ़ा था, जो ठंड में जम रहा था। उसने उसे साफ किया और अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। उसमें एक खास तेल था जो उसने पुरानी गाड़ियों के कचरे से बनाया था। वर्मा चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? मशीन गंदी कर रहा है। छोटू ने अनसुना कर दिया। फिर वह मुख्य सर्किट पर गया। इंजीनियर्स ने लाखों कोड लिखे थे संतुलन बनाने के लिए, लेकिन छोटू ने देखा कि रोबोट का बायां पैर दाएं पैर से 2 मिलीमीटर छोटा था। एक मैन्युफैक्चरिंग गलती जिसे सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाया था। उसने रोबोट के पैर के नीचे एक पुराना रबर का वॉशर फिट कर दिया जो उसने कूड़े से उठाया था। घंटे बीतते गए। सुबह से शाम हो गई। छोटू पसीने से लथपथ था। उसके हाथ तेल और ग्रीस से काले हो चुके थे। इंजीनियर्स अब बोर होकर जा चुके थे। सिर्फ आर्यन खन्ना और वर्मा वहां रुके थे। हो गया, छोटू ने धीरे से कहा। वर्मा हंसे। अच्छा? रबर और तेल लगाकर 500 करोड़ का रोबोट ठीक हो गया? चलो इसे ऑन करो और तमाशा खत्म करो। छोटू ने पावर बटन दबाने से पहले आर्यन की तरफ देखा। साहब, यह मशीन नहीं है, इसे हुक्म मत देना, इसे दोस्त की तरह बुलाना। वर्मा ने बटन दबाया। झूम, घड़घड़। रोबोट की आंखों में लाइट जली, लेकिन तभी रोबोट के सीने से जोर की आवाज आई और धुआं निकलने लगा। रोबोट फिर से झटके लेने लगा। विस्फोट होने वाला है। मैंने कहा था ना, यह अनपढ़ लड़का हमें मरवाएगा। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने छोटू की तरफ गुस्से से देखा। छोटू भी घबरा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी छोटू को याद आया। छोटू ने रोबोट की गर्दन के पास एक तार को खींचा और उसे दूसरे सॉकेट में डाल दिया। यह बाईपास था। अचानक धुआं बंद हो गया। झटके रुक गए। लैब में सन्नाटा छा गया। रोबोट की आंखों का रंग लाल से बदलकर शांत नीला हो गया। रोबोट ने अपना सिर सीधा किया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल एक इंसान की तरह स्मूथ।
वह मुड़ा और उसने लैब में रखे एक कांच के गिलास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इंजीनियर्स की सांसें थम गईं। पिछली बार उसने सब तोड़ दिया था। रोबोट की उंगलियों ने गिलास को कोमलता से पकड़ा और बिना तोड़े उसे उठाकर छोटू के सामने कर दिया, जैसे उसे पानी ऑफर कर रहा हो। आर्यन खन्ना अपनी जगह से हिल नहीं पाए। जो काम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर नहीं कर पाए, वो एक कूड़ेदान के वाशर और गंदे तेल ने कर दिया था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। लैब में गहरा सन्नाटा था। मिस्टर वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया था। रोबोट अब पूरे कमरे में चल रहा था, बिना लड़खड़ाए, बिना शोर किए। उसकी चाल में एक गजब का संतुलन, बैलेंस था। आर्यन खन्ना धीरे धीरे चलते हुए छोटू के पास आए। उन्होंने झुककर उस बच्चे के गंदे, काले, ग्रीस से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने यह कैसे किया? आर्यन ने अविश्वास से पूछा। छोटू ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब, आपके साहब लोग, इंजीनियर्स, किताब पढ़कर मशीन को समझाते हैं कि उसे क्या करना है। मैं मशीन की सुनता हूं कि वो क्या चाहती है। इसका एक पैर छोटा था, इसलिए यह गिर रहा था, और इसका तेल जम रहा था, इसलिए यह चिढ़ रहा था। मैंने बस इसे आराम दिया। मिस्टर वर्मा शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उनकी करोड़ों की डिग्रियां आज एक बच्चे की समझ के सामने बोनी साबित हो गई थीं। आर्यन ने उसी वक्त एक फैसला लिया। उन्होंने लैब के माइक पर घोषणा की, जिसे पूरी कंपनी ने सुना। आज से प्रोजेक्ट जीरो का नाम बदलकर प्रोजेक्ट छोटू रखा जाएगा। और मिस्टर वर्मा, आप आज से इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज नहीं हैं। यह बच्चा, जिसका नाम छोटू है, आज से हमारी इनोवेशन टीम का मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइजर होगा। लेकिन सर, यह बच्चा है, अनपढ़ है। वर्मा ने आखिरी कोशिश की। यह अनपढ़ नहीं है वर्मा जी, आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। इसके पास वो शिक्षा है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती, अनुभव और जुनून की शिक्षा। आर्यन खन्ना ने छोटू को गोद लिया। उसे सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि उसे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में भेजा, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपनी कबाड़ से जुगाड़ वाली सोच कभी नहीं छोड़ेगा। 10 साल बीत गए। सिंटेक्स रोबोटिक्स अब दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन चुकी थी। वे ऐसे रोबोट बनाते थे जो अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते थे और आपदाओं में लोगों की जान बचाते थे। कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर एक भव्य पार्टी थी। स्टेज पर एक नौजवान सूट बूट में आया। यह छोटू था, अब आर्यन जूनियर के नाम से जाना जाता था। उसने माइक थामते ही एक बड़ा खुलासा किया, जिसने सबको चौंका दिया। देवियों और सज्जनों, छोटू ने कहा, आप सब सोचते हैं कि मैंने उस रात रोबोट को ठीक करने के लिए क्या जादू किया था। पीछे स्क्रीन पर 10 साल पुराना वो वीडियो चला जब वह रोबोट ठीक कर रहा था। सच्चाई यह है कि उस रोबोट का प्रोसेसर, दिमाग, कभी खराब था ही नहीं। गलती उसके ढांचे में थी। हम अक्सर जीवन में भी यही गलती करते हैं। हम दिमाग को तेज करने में लगे रहते हैं, जबकि हमें अपना संतुलन, बैलेंस ठीक करने की जरूरत होती है। उसने अपनी जेब से वही पुराना जंग लगा हुआ पेचकस निकाला और हवा में लहराया। यह मेरा सबसे महंगा औजार है। इसने मुझे सिखाया कि कोई भी चीज कचरा नहीं होती जब तक आप उसे कचरा मान न लें, न मशीन न इंसान। पूरी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिस्टर आर्यन खन्ना, जो अब बूढ़े हो चुके थे, सामने की सीट पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक कूड़ा बीनने वाले को नहीं, बल्कि देश के भविष्य को कचरे के ढेर से उठाया था। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। प्रतिभा की कोई वेशभूषा नहीं होती, हुनर महलों में भी हो सकता है और कचरे के ढेर में भी। किसी के कपड़े देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। डिग्रियां आपको यह सिखाती हैं कि मशीन कैसे बननी चाहिए, लेकिन अनुभव आपको सिखाता है कि मशीन काम कैसे करती है। समस्याओं का समाधान अक्सर जटिल कोडिंग में नहीं, बल्कि सरल समझ, कॉमन सेंस में छिपा होता है। जो रोबोट कचरा समझकर फेंक दिया गया था, वही दुनिया का सबसे बेहतरीन आविष्कार बना। इसी तरह हमें कभी भी खुद को या दूसरों को बेकार नहीं समझना चाहिए। सही नजरिया और थोड़ी सी मरम्मत किसी भी कबाड़ को सोना बना सकती है।